Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone and welcome to Unacademy. My voice is clear, please let me know. Hello everyone and welcome to Unacademy guys. कैसे हैं आप लोग सब? तो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट लगभग सिग्नल सिस्टम का 90% सिलेबस वाइंड अप कर लिया है और अब हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स ऑन DTFT. इज इट क्लियर? और हम लोग इसको अब बहुत मतलब कुछ मैं अब सीरीज जो है वो आपके साथ स्टार्ट करूँगा 2-2.5-3 घंटे की, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ मेरे चुनिंदा प्रॉब्लम्स हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे और CTFT के, DTFT के और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, फूरियर सीरीज के. तो अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ये टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा राइट टाइम है कि हम एक बार कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो उस पर उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बनाएं. ठीक है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है DFT, FFT और डिजिटल फिल्टर्स. उस पर मैं अलग से किसी दिन मैराथन जो है वो ले लूँगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा. गॉट इट? तो मैंने लगभग 62 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट पूरा सिग्नल सिस्टम 95% इफ़ आई से, तो 95% सिलेबस जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. अब रेस्ट हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इसी को वाइंड अप करने के लिए. बस एक टॉपिक DFT बचा हुआ है EC में. EE का तो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और IN में डिजिटल फिल्टर्स बचा हुआ है, तो वो हम मैराथन के थ्रू जो है वो देखेंगे. ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. लेट मी इंट्रोड्यूस विद माय सेल्फ. माय नेम इज पंकज सिंह. आई हैव प्लेड 4 times. Invest 2 times. My rank is under 100. Subject I take is signal system, control system and ADC. Okay. In total I have 11 plus years of teaching experience. I was studied with the ACE Academy earlier, where I devoted my career for 6 years nearly. और last year I have joined Unacademy. तो अगर आप Unacademy ज्वाइन करना चाहते हैं तो boost your preparation to enhance your preparation, then you must use a code, and that code must be Pankaj11. So Pankaj11 will not only give you 10% of discount on Unacademy subscription, it will also gives you my guidance, my preparation strategy, my resources, or everything. तो अगर आपको Unacademy ज्वाइन करना है अभी लास्ट 3 महीने के लिए, या आप 2022 के लिए सोच रहे हैं या 2023 के लिए सोच रहे हो, तो Unacademy आप ज्वाइन कर सकते हो. और ज्वाइन करने में आपको जो है वो कोड यूज़ करना है, वो है Pankaj11. तो Pankaj11 से आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो मिल जाएंगी, और Pankaj11 से आपको बहुत सारा फैक्ट जो है वो Unacademy के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरी स्पेशल प्रॉब्लम की सीरीज जो है वो चल रही है. स्पेशल प्रॉब्लम यू कैन सी कि ये डेली शाम को चलती है 4:30 से 5:30 के बीच में, और 5:30 से 7:30 के बीच में. सो अगर आप स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 4:30 से 5:30 और 5:30 से 7:30 के बीच में, 5:30 से 7:30 के बीच में आप आ सकते हैं. ओके. तो ये टाइमिंग्स हैं स्पेशल क्लासेस की, बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और स्पेशल क्लास के ये फीचर्स हैं, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स फॉर द लर्नर्स, आप कभी क्लास मिस नहीं करोगे, आपको लेक्चर नोट्स, और आप इसे एनी टाइम एनीवेयर जो है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. तो अभी तक आपने अगर प्लस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ प्लस ज्वाइन करें. प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. प्लस में आपको लाइव क्लास, टास्क फोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी में, और RIV बैचेस पैसेस आपको मिल जाएगा. तो ये अभी प्राइसेस है, लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि प्राइसेस में बहुत ज़्यादा रिडक्शन चल रहा है. ये आपको जो है वो 6 मंथ 12 मंथ के प्राइसेस आपको मिल रही हैं. तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. अभी आप Pankaj11 का कोड लगाते हो तो आपको 26,285 में 12 मंथ का, और 18 मंथ का नेट 33,453 में, और 24 मंथ का 38,232 में मिल जाएगा. इसलिए तो आप बिल्कुल आज और कल जो है वो प्राइस, अब कल के बाद प्राइस में भी हाइक हो जाएगी. तो आप इट्स बेटर कि आप जो है वो इसका यूज़ करें. आइकॉनिक में भी सेम प्लान पे प्राइस आप वो कर सकते हो, यानी पर डे अगर आप 60 रुपीज़ अगर आप पे करते हो तो आप 60 to 70 रुपीज़ तो आप 24 मंथ का आइकॉनिक आप ले सकते हो. और ये मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप इतने सारे फीचर्स के लिए आप जो है वो दे सकते हो. देखिए कौन कौन सा फीचर्स आपको मिलता है. प्लस में आपको लाइव क्लास, टेस्ट कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश और हिंदी में, और RIV बैचेस पैसेस आपको मिल जाता है. ठीक है. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हो तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक. आइकॉनिक में प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो है ही, साथ साथ आपको पर्सनलाइज कुछ स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाते हैं. तो ये एक बेहतरीन प्लान है गाइस, और आप इस कोड का यूज़ करके जो है वो आ सकते हो यहाँ पे Pankaj11. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको रियल टाइम गाइडेंस चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल करें, इस कोड का इस्तेमाल करें, और इसका बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे. ठीक है. आप जूम कॉल के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो एनी टाइम. आप सब्सक्रिप्शन लेके आप छोड़ दीजिए, बाकी ये काम मेरा है. ये भी ऑफर अलर्ट है आपके पास, और नए नए बैचेस जो है गाइस आ गए हैं. जैसे कि कल मैंने टाइम रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट किया है Unacademy पे, ऐप पे, कंट्रोल सिस्टम में ले रहा हूँ, नेटवर्क थ्योरी भी चल रहा है. अभी भी आपका कुछ छूटा नहीं है. स्पेशली अगर आप 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो राइट टाइम है ज्वाइन करने का. ठीक है. इलेक्ट्रिकल और इसी बैच के लिए ये देखिए इसके फीचर्स हैं. आपके प्लस कोर्स जो आवर्स हैं वो 120 आवर्स हैं. टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो 60 हैं. टोटल क्विजेस जो हैं वो 11 हैं, और टोटल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके 18 हैं. इसकी स्टार्ट डेट जो है 15/9/2021 है, और इसकी जो एंड डेट है वो 1/12/2021 है. तो आप बिल्कुल जो है वो उस पर ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस आप इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें. ये कोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा इस पूरे Unacademy की जर्नी में और आपके प्रिपरेशन जर्नी में.
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और जैसा कि मैंने कहा गेट की एसी की फीस जो है बढ़ने वाली है और ये बैचेस जो है वो है। चलिए प्रॉब्लम्स ऑन डीटीएफटी करते हैं। अब हम वन बाय वन बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम मैं कवर करूंगा। लेट मी राइट द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि लेट्स टेक वी हैव H1 of omega and H2 of omega are given as H1 of omega equal to sine of 7/2 omega upon sine of omega by 2 and H2 of omega is equal to sine of 3/2 omega upon sine of omega by 2 e to the power minus of j omega. Options are A, H1n is causal but H2n is non-causal. Option B, H2n is non-causal but H1n is causal. Option C, both are causal. D, both are non-causal. Solve it. I am giving you 2 minutes to handle this problem. जल्दी से सॉल्व करिएगा। जल्दी से सॉल्व करें। H1 of omega, H2 of omega is given to you. आपको ये बताना है कि H1n मतलब इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। व्हाट इज द H1n? H1 of omega inverse Fourier transform IDTFT is H1n. IDTFT is H1n. Okay. And H2 of omega inverse DTFT is H2n. So you have to tell me that whether H1n and H2n are causal, non-causal, or both are causal, or both are non-causal. Make it fast. जल्दी से इसे कवर करेंगे। Make it fast. जल्दी करिए भाई।
देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आपको पता है कि अगर मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है सॉल्यूशन, मान लो कुछ मेरे पास एक सीक्वेंस है लाइक दिस, अप टू n तो ये सब 1 है, तो यहां पे है 0 1 2 -1 -2 -1। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा साइन ऑफ ओमेगा डी n+12 बाय साइन ओमेगा डी बाई 2। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। अब अगर देखो, अगर आप h1 ऑफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो तो मेरे पास है साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू 7/2, आई थिंक सो 7/2, जहां पे ओमेगा डी मैं सब्सक्रिप्ट यूज कर रहा हूं, ओमेगा डी मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप नहीं भी यूज करो तो चलेगा, अपॉन साइन ऑफ ओमेगा डी बाय 2। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो है n+1/2 इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n आएगा वो आएगा 3, यानी कि जो सीक्वेंस है वो है -3 से लेके 3 तक। तो 1 2 3 -1 -2 -3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वाड्रेंट पे है ना। चलिए H2 ऑफ ओमेगा को एक बार देख लेते हैं। H2 ऑफ ओमेगा जो है वो है साइन ऑफ ओमेगा डी इंटू 3/2 अपॉन साइन ऑफ ओमेगा डी बाय 2। तो अगर आप देखें तो n+1/2 यहां पे क्या है, 3/2 के बराबर, यानी n की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर है, दैट मीन्स एग्जैक्टली ये होना चाहिए। लेकिन ये पर्टिकुलरली e to the power minus of j omega d किससे भी मल्टीप्लाइड है, e to the power minus of j omega d। इसका यह मतलब है कि अगर मैं मान लो xn का फोरियर ट्रांसफॉर्म x e to the power j omega d रख रहा हूं तो x ऑफ n-1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा x e to the power j omega d इंटू e to the power minus of j omega d। दैट मीन्स कि ये जो कंप्लीट सीक्वेंस है ये शिफ्ट हो जाएगी। ये हम इसको मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन दैट ये हमारा Zn है, z e to the power j omega d है, तो ये हमारा Zn है। तो हमारा बेसिकली जो Hn होगा H2n हो जाएगा z ऑफ n-1, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया हुआ है ना। z to the power j omega d to e to the power minus j omega d is shifted by 1। तो जो सीक्वेंस है वो 1 से शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस है जब 1 शिफ्ट होगी तो ये ऐसा हो जाएगा 0 1 और 2, ये हो जाएगा H2n। तो H2n जो है वो
ये कह रहा है। अब आप ध्यान से देखो, H1n आपका सीक्वेंस जो था वो था n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था -3 से लेके 3 के बीच में। लेकिन जो मेरा H2n था वो था n1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए ये कॉजल है और ये सीक्वेंस जो है चूंकि दोनों क्वाड्रेंट में है इसलिए नॉन कॉजल है। अगर ये सिर्फ लेफ्ट हाफ में होता तो एंटी कॉजल होता। तो H1n इज अ नॉन कॉजल, H2n इज अ कॉजल। विच ऑप्शन? H1n ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो गया, ये एक्चुअली चेंज कर दीजिए H1n H2n। H1n is a non-causal and H2n is a causal. So B is the right option. ये दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो गए थे ना, यहाँ पे आपने देखा तो 1 2 ही लिखना था मुझे, मैंने 2 1 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक एक्शन है जो कि है 1/2 टू द पावर n इंटू un, और जो मेरा yn है वो है लेट x² n। yn का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है y e टू पावर j ओमेगा d। तो वैल्यू ऑफ y e टू पावर j0 इज व्हाट? वैल्यू ऑफ y e टू पावर j0 इज व्हाट? मेक इट फास्ट। जल्दी से करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे। सी है सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो जरा yn क्या गिवन है आपको, इट इज इक्वल टू x² ऑफ n। yn is x² of n. This means that yn is 1/2 to the power n into un into 1/2 to the power n into un. So un into un is 1. So my yn will now, it's 1/2 to the power
2n ऑफ un। so, जिसको मैं लिख सकता हूं कि yn इज 1/4 टू द पावर n इंटू un। ये हो गया yn। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे कह दूं कि yn का फोरियर ट्रांसफॉर्म y टू पावर j ओमेगा डी है, तो y टू पावर j ओमेगा डी क्या है? देखो, इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी yn इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी ऑफ n। क्लियर है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे y ई टू पावर j 0 चाहिए, तो वो क्या होगा बताओ? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी yn, और y टू पावर j 0 फिर क्या होगा? इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ऑफ 1/4 टू द पावर n into un. un will change the limit. It becomes summation n is equal to 0 to infinity 1/4 to the power n. Solution क्या हो जाएगा? 1/1 minus 1/4. इसका मतलब it is 4/3. y to power j0 की वैल्यू हो जाएगी 4/3. So this value is 4/3. This value is 4/3. चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 ये है कि लेट xn have Fourier transform of x e to power j omega d. xn have Fourier transform of x e to power j omega d, and x e to power j omega d is cos cube cos of omega d whole cube, cos of omega d whole cube. तो find value of s which is summation n is equal to minus infinity to infinity minus 1 to the power n into x. That is again a very interesting and easy problem actually. धीरे धीरे हम प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाएंगे। Make it fast. जल्दी जल्दी करेंगे भाई। देखो जो मेरा s है
S is summation n is equal to minus 1 to पावर n इंटू एक्स एन। आप ध्यान से देखें, अगर x e टू पावर j ओमेगा डी, ये क्या होता है? इट इज समेशन, इट इज एक्स एन e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी ऑफ n। तो आप सोचो कि ये क्वेश्चन इसके बराबर कैसे हो जाएगा? अगर मैं ओमेगा डी की जगह पे पाई पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d एट ओमेगा d इज इक्वल टू पाई इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस एन है, ये है xn, और यहां पे e टू पावर माइनस ऑफ j पाई n। अब e टू पावर माइनस ऑफ j पाई n क्या होता है? देखो ध्यान से, e टू पावर माइनस ऑफ j पाई n is cos n pi minus j sin n pi, sin n pi for n belongs to integer, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? 0 के, और cos n pi की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 1 टू द पावर n। ये वैल्यू होती है माइनस 1 टू द पावर n। मीन्स अगर आप देखें तो x e टू पावर j पाई इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इंटू एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x e टू पावर j ओमेगा डी गिवन है, और जो किसके बराबर है? देखो, जो बराबर है cos ओमेगा डी होल क्यूब के बराबर। तो मैं बस ओमेगा डी की वैल्यू को पाई पुट कर लूं तो ये हो जाएगा cos पाई होल क्यूब, इट इज माइनस 1 होल क्यूब, एंड द आंसर इज -1. So that sum, which is this one, is minus 1 to the power n, minus 1 actually. Is solution. So that was a very easy problem. That's the high frequency value he asked, and in the previous problem he asked a low frequency value. So this y to power j0 is low frequency value. तो अगर आपको मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूं, अगर आपको xn का फोरियर ट्रांसफॉर्म x e टू पावर j ओमेगा डी है, तो अगर आपसे कोई पूछे x e टू पावर j0, तो इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी xn, मतलब सम ऑफ ऑल द सैंपल्स के बराबर। x ऑफ e टू पावर j पाई इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी xn माइनस 1 टू द पावर n के बराबर। जब भी कभी भी आपको इस तरीके से पूछे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगला जो प्रॉब्लम है वो है, लेट्स से कि कह रहा है कि लेट xn is given it is sine of
पाई बाई 4n बाय पाई n. yn is xn cos of pi by 2n. Then find energy of yn in joule. In joule. This is the problem number 4. Okay, so let's start finding this one. Let's find this one. See here, suppose if I am saying that xn मेरा sin pi by 4 n अपॉन पाई n है, तो जो मेरा x e टू पावर j ओमेगा डी होगा वो होगा माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, तो यहां पे आएगा पाई, यहां पे आएगा माइनस पाई और ये वैल्यू होगी 1. आपको पता है साइन ओमेगा सी एन बाई पाई एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है माइनस ओमेगा सी से लेके ओमेगा सी, और यहां पे वैल्यू होती है 1, और यहां पे वैल्यू होती है पाई, यहां पे वैल्यू होती है माइनस पाई, क्योंकि डायनामिक रेंज जो है वो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में. तो अब ध्यान से देखो, आपका जो yn है वो क्या है, वो है xn cos ऑफ पाई बाई 2n. इसका मतलब ये होगा कि दिस इज 1/2 x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d माइनस पाई बाई 2 और प्लस 1/2 x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d प्लस पाई बाई 2. So that is frequency shifting theorem. फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग थ्योरम. देखो ध्यान से, मेरा जो x e टू पावर j ओमेगा डी क्या है, वो ये माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, और यहां पे वैल्यू है 1, यहां पे वैल्यू है 1. अब मुझे करना क्या है, पाई बाई 2 से शिफ्ट करना था, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा तो जो मेरा y टू पावर j ओमेगा डी होगा, दिस इज व्हाट माय y e टू पावर j ओमेगा डी. तो जो मेरा y e टू पावर j ओमेगा डी होगा वो पाई बाई 4 से शिफ्ट हो चुका होगा, राइट भी और लेफ्ट भी, पाई बाई 2 से. ये वैल्यू है माइनस पाई बाई 2,
ये वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अब देखो पाई बाय 2 दिस बिकम्स अ पाई बाय 4 और दिस इज 3 पाई बाय 4। सेम यहां पे भी यही होगा, माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4। तो ये वैल्यू है ओमेगा सी मतलब ओमेगा डी सॉरी। तो यहां पे ये माइनस पाई से लेके पाई के बीच में है। ये आपका है y e to power j ओमेगा डी और उसका मैग्नीट्यूड भी देखो 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो अब हम क्या पार्सेवल थ्योरम लगा सकते हैं? पार्सेवल थ्योरम सेज दैट total energy in TD is equal to total energy in FD frequency domain। इसका मतलब sorry, this is a discrete, so it is summation n is equal to minus infinity to infinity mod xn whole square is equal to 1 over 2 pi minus pi to pi mod x of e to power j omega d whole square d omega d। It is 1 over 2 pi। अब देखो ध्यान से, ये जो स्पेक्ट्रम है ये माइनस 3 पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ओके इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है डी ओमेगा डी प्लस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर डी ओमेगा डी। इसे सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये है एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ y इज व्हाट 1 over 2 पाई इंटू ये 1/4 है इंटू पाई बाय 2 और प्लस 1/4 इंटू पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1/4 इंटू 1/2 means 1/8 joules। Please check it। This 2 into pi by 4, 2/4 into pi by 2. So 2 pi so 2 pi cancel, 1/8 joule is the answer। So the energy is, let me write that the energy is 1/8 joule। That was a very interesting problem। So this is the problem number 4, I think so। Yes। Let's start a problem number 5। It says that let y e to power j omega d is equal to 1/1 minus of 1/2 e to power minus of j tan omega d, let's say,
yn has a Fourier transform of y to the power j omega t. Y Y39 is, that is yn at n is equal to 39 he asks. Make it fast. Y39 is what? Make it fast. Make it fast. See, what is y solution? What is y to the power j omega d given? Y to the power j omega d is 1 by 1 minus 1 by 2 e to the power minus j 10 omega d. Now, you know that if suppose I have a 1 by 2 to the power n un, then what is the Fourier transform? 1 upon 1 minus of 1 by 2 e to the power minus of j omega d.
And you have one very interesting property which says that suppose I have a xn having a Fourier transform of x e to the power j omega d, then x of n by L will have x e to the power j L omega d. This means that, look at that, this from here to here, see, omega d is multiplied by 10 to get here. This means that you have to replace n by 10, means yn would be 1 by 2 of n by 10 u of n by 10. You will say like this. Then only the Fourier transform is this one. Now where he asked why 39. Let's substitute this value. You will get 1 by 2 of 39 by 10. It's okay. But u of 39 by 10, this fellow is non-integer. This means that, see, as far as u1 is concerned, u1 is only defined for integer values. So it is 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2. But it is not defined for non-integer values. Means here it is 0, it is 0. So u 39 by 10, okay, it is not defined for negative values also. So it starts from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, like that. So non-integer values is 0. This means that what is the this u39 by 10 is, it is 0, and 0 multiplied by something is 0. So y39 is equal to 0. Okay. That's one. Come to problem number 6. Same problem. Suppose I have a xn which is n e to the power jn pi by 3 into 1 by 2 n minus 3 u of n minus 3. At and xn have Fourier transform of x e to the power j omega d. X e to the power j pi by 2 mod is, make it fast. I want x e to the power j pi by 2.
Come on, everyone. Make it fast. Let's solve it. First of all, I want to know some properties. Just a use of property. Suppose if I am saying that xn have x e to the power j omega d, then 1 by 2 to the power n into un will have 1 upon 1 by 2 e to the power minus of j omega d. Similarly, if I have, let's say, x of n minus alpha, then it is e to the power minus of j alpha omega d x of e to the power j omega d. If you have e to the power j omega naught n into xn, then it is x e to the power j omega d minus omega naught. And if we have a nxn, then it is j d by d omega d of x e to the power j omega d. This is time shifting, frequency shifting, and frequency differentiation property. We have covered. Okay, so this is frequency differentiation property. Let's do it. Suppose I am saying that this is that much is Pn. Assume. So what is my Pn? Let e to the power j n pi by 3 1 by 2 n minus 3 u of n minus 3 is Pn. So what is xn then? It is n into Pn. Means what x e to the power j omega d is? It is j d by d omega d of p e to the power j omega d. But what is your Pn? Pn is e to the power j n pi by 3 1 by 2 of n minus 3 u of n minus 3. Let us assume that this is Zn. So what is Pn? Pn is e to the power jn pi by 3 Zn. Now hold on. Can I apply a frequency shifting theorem? What is p to the power j omega d then? It is
z e to the power j omega d minus pi by 3. Look at that. E to the power j omega naught into xn is j omega d minus omega. Omega naught is pi by 3 here. So can you say like that? But what is Zn? Zn is 1 by 2 n minus 3 u of n minus 3. So z of e to the power j omega d is what? 1 upon 1 minus 1 by 2 e to the power minus of j omega d, but shifted by 3 means e to the power minus of j3 omega d. So p e to the power j omega d will be p e to the power j omega d will be like e to the power minus of j3 omega d into minus pi by 3 upon 1 minus of 1 by 2 e to the power minus of j omega d minus pi by 3. Substitute there p to the power j omega d. See, it is j into this one. This means that my x e to the power j omega d would be like j into d by d omega d of e to the power minus j3 omega d minus pi by 3 upon 1 minus 1 by 2 e to the power minus of j omega d minus pi by 3. Now we have to differentiate it with respect to omega d. We can do it. See here. Let's make it simple. So it is j d by d omega d. What I'm saying is that it is e to the power minus of j3 omega d into e to the power j 3 times 3 yes 3 term only comes here, not here. Okay 3 times 3 is 1 and it is e to the power j pi. It is j pi by 1 minus of 1 by 2 e to the power minus of j omega d e to the power j pi by 3. E to the power j pi is minus 1 means it is minus j d by d omega d of e to the power minus of j3 omega d upon 1 minus 1 by 2 e to the power j pi by 3 e to the power minus of j omega d. That's a constant, just a constant. Is it clear? So you have to just solve this one. So it is a minus j into, see, it is 1 minus of 1 by 2 e to the power j pi by 3 e to the power minus of j omega d whole square and it goes up. So it is a 1 minus 1 by 2 into let me put a bracket here,
e to the power j pi by 3 e to the power minus j omega d into differentiation of this is with respect to omega d is minus 3 omega d minus e to the power minus of j3 omega d into differentiation of that. This is 0, this is minus, this is a constant, and this j also will come. Check the differentiation please. J also will come, huh? Okay. It is constant 0. It is, this is a constant, minus j will come outside. So it is into what? Minus 1 by 2 e to the power j pi by 3 into minus j into e to the power minus of j omega d. Check it. So j is here, minus j, and minus becomes plus, minus j is here, minus become plus, this minus and that minus becomes plus, this minus and that minus becomes plus. See, let me highlight this. What I am saying is that, see here, this is, use this, see, this is 1 minus j, this is another minus j, and that is another minus j, this minus and this j. So what I am saying is that see here, x e to the power j omega d is what? Minus j is common, minus j will come here and here, so it is minus 1 will come. Check it please, because see, it is a minus j and minus j. It is a plus j, but this is minus, no? So minus j into minus j square minus 1, so it is minus 1, yes. So minus 1 into what you will have? You will have 3 omega d, okay, 3 omega d into 1 minus of 1 by 2 e to the power j pi by 3 into e to the power minus of j omega d into, this becomes outside, that is minus j is outside already, minus 3 omega d comes, this becomes plus j plus, see, minus j is outside, so it is a 1 by 2 e to the power minus of j 3 omega d into e to the power minus j omega d.
check it because of this one, and that thing divided by 1 minus of 1 by 2 e to power j pi by 3 e to power minus of j omega d whole square. That is the final Fourier transform we have. It looks very clumsy, but it is very easy actually. E to power j pi 3 is a constant, so let me call this as a constant k. This is just the constant. Is it clear? It is also constant. Okay, k. So let me define k as 1 by 2 e to power j pi by 3. Is it clear? So e to power minus the j3 omega d, e to power minus j omega d, j4 omega d. So let me write in this way that x e to power j omega d is how much? Minus 1 into 3 omega d into 1 minus k cos of omega d plus jk sin of omega d plus 1 by 2 cos of 4 omega d and minus j 1 by 2 4 sin omega d. J one by 2 sin 4 omega d. You will say like this upon 1 minus k cos of omega d, okay, plus k sin omega d का होल स्क्वायर jk. Just you have to take the mod of this, separate the real part and imaginary part. Okay, separate the real part and imaginary part and take a mod. X of e to power j omega d is can be written as minus 3 omega d. Okay, this minus 1 is outside, common outside this. So minus 3 omega d into 1 minus k cos omega d plus 1 by 2 cos 4 omega d alpha alpha this is alpha and this is minus 3 omega d
into k sin omega d plus 1 by 2 sin 4 omega d, because this minus cancel, times j by 1 minus it's 1 minus cos k cos omega d whole square root of plus k sin square omega d 2 times. So it is a 1 minus of k cos omega d whole square plus k square sin square of omega d. It will cancel out. See now, it's a alpha plus j beta. So what is it? It is root of alpha square plus beta square whole square. Magnitude I want. It is alpha square plus beta square. It is this one. So you remove all these alphas that I have checked. Now, so that is the magnitude. And though it looks clumsy, the moment you put omega d is equal to value, which value? Pi by 2, it will round off to very normal, this one. So the final output is this one. It is a mod x e to the power j omega d is actually okay minus 3 omega d one minus k cos omega d plus 1 by 4 1 by 2 cos 4 omega d whole square is it clear? Plus minus 3 omega d k sin omega d plus 1 by 2 sin omega d whole square upon one minus k cos omega d whole square or plus k square sin square of omega d. That is the mod x to the power j omega d. Just put omega d is equal to pi by 2. Omega d is equal to pi by 2. The moment you put, see, this term goes 0, this term is 0, so it is just minus 3 omega d. You have this term is cos of omega d, this is whole square, okay. This is cos of omega d, which is cos 4 into pi by 2, cos 4 pi, cos n pi when n is even is 1, it's 1, it is 1, so it is 1 by 2, okay, and is a whole square plus k sin omega d, pi by 2 if you put, it is 1, so it is minus 3k omega d plus 1 by 2. It is 0, 1 square,
it is k square sine pi by 2, which is 1 square. So what is the mod x to the power j omega d? At omega d is equal to pi by 2. It is equal to what? It is just equal to minus 3 omega d plus 1 by 2. So omega d is pi by 2. Into pi by 2 whole square plus how much? It is minus 3 into pi by 2 into k, of course, and plus 1 by 2 whole square divided by k square sine pi by 2 is how much? Sine pi by 2 is 1 square is 1, so it is just k square. Is it clear? And what's k? So you will remove this extra portion. See, what I will get is this one. K is 1 by 2 e to power j pi by 3. So k can be also written as, so you always have to take a mod of that. Is it clear? Because k is also a complex number, so you just have to take the mod k. Is it clear? Because 3 omega t sine omega t, all value has to be in the mod form. Mod k. So mod is 1 by 2. K just value put 1 by 2. Just value put 1 by 2. You will get this number. I am giving you this as a homework, that what is the omega d is equal to pi by 2 value. Okay, so that seems very clumsy, but believe me, if you solve it, the question was up to, actual question was up to find out the Fourier transform of this one. You do not have to substitute anything. Is it clear? But I have make it a little bit complex. Why? Because I want you to show the how magnitude and phase changes. कैसे magnitude और phase जो है वो change करते हैं, ये सारी values मैंने सिर्फ बताने की कोशिश की. ठीक है? ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं. क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम कि मान लो मेरे पास एक HN है जो कि है साइन ऑफ n pi by 6 upon n pi और इस पर जो है वो है साइन ऑफ n pi by 8 और है -2 cos ऑफ n pi by 4. क्वेश्चन ये है, फाइंड स्टडी स्टेट आउटपुट. स्टडी स्टेट आउटपुट at n is equal to 4. Find the steady state output at n is equal to 4. Tell me.
Make it fast. ये प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 7. See, so you know that whenever if suppose we have a sinusoids, let me change the color. Okay, let me write in this way. And if suppose we have a Hn whose Fourier transform is h e to the power j omega d. Hn is having the Fourier transform of h e to the power j omega d, and you know that if let's say a1 sine of omega 1 n plus theta 1 or plus a2 cos of omega 2 n plus theta 2 enters into the system, the output is m1 sine of omega 1 n plus phi 1 plus m2 cos of omega 2 n plus phi 2. What is the m1? m1 is a1 into mod h of e to the power j omega d at omega d is equal to omega 1, and phi 1 is theta 1 plus angle h of e to the power j omega d at omega d is equal to omega 1. Similarly, m2 is a2 into mod h of e to the power j omega d at omega d is equal to pi by 2, and phi 2 is theta 2 plus angle h of e to the power j omega d at omega d is equal to omega 2. You know that this concept. So this question is based on that concept only. This is Hn, which is how much? Sine pi by 6 n
by pi n. So what is h to the power j omega d? It is minus of pi by 6 to pi by 6 1. So when the first input comes into the picture, which is, let's say, sine of n pi by 8, so sine n pi by 8 comes here. At pi by 8, what is the magnitude? It is 1. Incoming magnitude is 1. So incoming magnitude is 1 into system magnitude at pi by 8 is 1 sine of n pi by 8. This has 0 phase, this has also 0 phase, plus 0. But let us consider this one. That is sine of, not sine, sorry, it's cos, no? Cos of minus 2 cos of n pi by 4. Now that is somewhere pi by 4. At pi by 4, what is the magnitude? 0. So 0 into 0, 0 into minus 2, sine cos of n pi by 4 plus 0, and this gives me output as a 0. So what is total output? Yn. It is sine of n pi by 8. Where he asked, I want y4. This means that is sine of n value 4 pi by 2, which is equal to 1. So that is what the y4 is. That's what the y4 is. Is it clear? Let's take one more problem. Problem number 8. And this problem is this one. See, a input xn with length 3 is applied to LTI system having an impulse response Hn of length 5. Y omega is dtft of yn output. If at mod Hn is less than equal to L and mod Xn
is less than equal to b for all n, maximum value of y e to power j0 can be. Option A is 15 lb, option B is 12 lb, option C is 8 lb, and option D will be 7 lb. Make it fast. It's a very standard problem asked in your recent GATE exam. Make it fast. Do it fast. See? It says that suppose I have a xn and then hn and then yn. Now you know that yn is xn convolution with hn. This means that what is y to the power j omega d? It is x into h, now j omega d. You know that y e to the power j0 is x e to the power j0 into h e to the power j0. But according to central ordinate theorem, we have just said that summation yn has a Fourier transform of y to the power j omega d, then y to the power j omega d will be equal to summation n is equal to minus infinity to infinity yn e to the power j omega dn. So what is y to the power j0? It is summation n is equal to minus infinity to infinity yn. Summation n is equal to minus infinity to infinity yn. Now tell me one thing, that see here, this is
same equal to summation n is equal to minus infinity to infinity of xn, and this is equal to hn. Third ordinate theorem applies to all. Y to power j0. Now, what is the information that is given for xn? Xn has length of 3. So let us assume that it has a length of 3. And the maximum value of hn is less than b. This means that this should be b, b and b. It may be less than that. इससे छोटा हो सकता है, पर इतना तो होगा ही. hn के बारे में बात करते हैं. hn is having a length of 5. जरा देखो जरा 5 क्या है. ये 0, ये 1, अपने मन से मान लिया मैंने, 3 और 4. तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी L, 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 L और L. तो ये हो गया hn. अब ये क्या कहेगा? सम ऑफ ऑल द सैंपल्स ऑफ xn. मुझे बताओ सम ऑफ ऑल द सैंपल ऑफ xn क्या है? y to power j0 इज, ये क्या है? 3b, और ये क्या है? 5l. मतलब कितना हो गया ये? 15lb. मैक्सिमम इतना हो सकता है. अगर l और b की वैल्यू अपने मैक्सिमम से छोटी है तो इससे छोटा होगा, पर ये इससे ज्यादा नहीं जाएगा. दैट इज गारंटेड. सो y to power j0 will be like 15lb. So that is the answer. Is it clear? तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो है वो 8 से लेके 9 प्रॉब्लम हैंडल किया है. इज इट क्लियर? 8 से लेके 9 प्रॉब्लम हम लोगों ने हैंडल किया. एक प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, 2 प्रॉब्लम इनफैक्ट. फाइंड द वैल्यूज ऑफ होमवर्क of S, which is summation n is equal to minus infinity to infinity sin n pi by 4 sin n pi by 3 upon 10 pi square n square. Find S. Find S. You have to use now Plancherel theorem here. Plancherel theorem का यूज करके इसकी वैल्यू बतानी है आपको. पहला होमवर्क है ये. दूसरा होमवर्क है, let's consider this is a system. Xn is entering and yn is xn plus 2x of n minus 1 plus x of n minus 2. If xn is n plus 4 cos pi by 2n plus pi by 4, value of find y2. तो ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. इन दोनों क्वेश्चंस को आप करिएगा. हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ये सॉल्व होगा प्लांचरल थ्योरम से, और ये तो सिंपल एलटीआई कॉन्सेप्ट है, कन्वोल्यूशन से सॉल्व हो जाएगा. चलिए हम लोगों ने इस तरीके के जो है वो प्रॉब्लम्स
किए आज की क्लास में, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं आपको, प्लीज़ एक बार इन प्रॉब्लम्स को आप गो थ्रू करिएगा और DTFT लेक्चर्स देखिएगा। इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप अनअकैडमी गाइस ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस में आपको ये सारी चीज़ें लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बैचेस इंग्लिश हिंदी में, RIB बैचेस मैसेज, ये सब मिल जाता है। और अगर आप आइकॉनिक चूज करना चाहते हो तो यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं, प्लस ये चीज़ें आपको अलग से मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि नए नए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और ये ऑफर है, इस ऑफर का आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए 12, 18 और 24 मंथ में। जैसे कि बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा, 30 के बाद हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। और नए बैचेस मेरे स्टार्ट हो रहे हैं और इसी तरीके से नेटवर्क का भी बैच है, इसलिए तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने आज जो है वो प्रॉब्लम किया। अभी मैं प्रॉब्लम के ही सजेशंस आपके सामने लेके आऊँगा, इसके बाद DFT का मैराथन मैं लेके आऊँगा। तो आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए अनअकैडमी पे आप मुझे यहाँ पे जो भी आप मैसेज चाहो आप कर सकते हो, जैसा चाहो। और आप तो नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, क्रिटिक्स गेट ESEN टेलीग्राम